आज हमारे स्टूडियो में प्रखर कवि मास्टर सुंदरलाल जी हैं और साथ में मेरे बैठे हुए हैं सामाजिक चिंतक डॉक्टर जितेंद्र पाल जी हैं, जो समाज के जो तत्कालिक मुद्दे होते हैं उन पर चिंतन मनन करते हैं। इसके अलावा इनकी गहरी पकड़ है समाज पर। तो आज हम आपको ये बता दें कि आज जो 20 मार्च 1927 के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ का आंदोलन चलाया था और उस महाड़ के आंदोलन में क्या कुछ नया किया था। तो हमारे साथ सुंदरलाल जी हैं, इन्होंने बाबा साहब के संघर्ष के प्रति सहित अनेक पुस्तकें लिखी हैं। बाबा साहब पर भी इनका गहरा शोध है। तो सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज जो 20 मार्च है, 20 मार्च जो भारतीय इतिहास में एक खास दिन है, उसके बारे में बताइए। जो बाबा साहब ने जो महाड़ का जो आंदोलन चलाया था उसके बारे में बताइए। देखिए मनोज जी, 20 मार्च जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और ये भारत में सामाजिक सशक्तिकरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा साहब ने पानी के लिए आंदोलन किया था और उस आंदोलन का कुछ मैं जिक्र करना चाहूँगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ एक जिला है और उस जिले में महाड़ एक स्थान है। उस स्थान पर एक चावदार नाम का तालाब है। चावदार उस चावदार महाराष्ट्र के कौन सा जिला बताया सर? रायगढ़ जिला में महाड़ जगह है और महाड़ में ब्लॉक के अंदर जो है चावदार नाम का तालाब था। उस तालाब में तथाकथित अवर्ण जातियों को, यानी कि अछूत कही जाने वाली जातियों के लोगों को पानी का उपयोग नहीं करने दिया जाता था कुछ प्रमुख लोगों के द्वारा। बाबा साहब ने इसे अन्यायपूर्वक समझा और इस तालाब से अछूतों को अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया, सत्याग्रह किया था। इसने सत्याग्रह किया। इससे पहले क्या हुआ था कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहाँ की जो विधान परिषद थी, उसमें ये कानून पास हो चुका था कि जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर कोई भी आदमी पानी पी सकता है। इसके बावजूद भी कुछ दबंगों ने वहाँ अछूतों को पानी नहीं पीने दिया। बीच में रोकना, देखिए, जल है, जो जल ही जीवन होता है। जब ये हमें, जो मैं कुछ पढ़ रहा था आज, तो उसमें ये बताया गया है कि जो उस तालाब में पशु पक्षी, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन मनुष्य योनि में जन्म लेने वाली अछूत जातियाँ वो पानी नहीं पी सकती। क्या सही है? अब बिल्कुल सही है। उन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि उसमें कुत्ता बिल्ली गधे सुअर और जो भी जितने भी गंदे जानवर थे सब पानी पी सकते थे, लेकिन कौन नहीं पी सकता था? अछूत जाति के लोगों को पानी पीना मना था। कुछ तो लोग पानी पीने नहीं देते थे। तो अछूत जातियों में जो आज की जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जातियां कुछ बैकवर्ड क्लास की जातियां थी। बैकवर्ड क्लास में ऐसा है कि कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके साथ छुआछात नहीं की जाती। वैसे तो उनको नीची समझते हैं, लेकिन छुआछात सिर्फ जो है अछूत समझी जाने वाली शेड्यूल कास्ट की जाति के साथ ही की जाती थी और आज भी की जाती है। तो उस समय बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली कि मैं एक ऐसा आंदोलन खड़ा करूंगा जिससे इस बंदिश को तोड़ूंगा। हालांकि वो जल जो है पीने लायक नहीं था, वो तो बहुत ही गंदा पानी था और उसको बाबा साहब पीना भी नहीं चाहते थे। लेकिन एक पुरानी जो परंपरा थी, बंदिश थी, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और कई हजारों लोगों को साथ ले गए। उन्होंने स्वयं पानी पिया, उन लोगों को पानी पिलाया। उसमें कुछ दबंग लोगों ने हमला भी किया, काफ़ी लोगों को घायल भी किया और उसमें काफ़ी हुड़दंग हुआ। इसके बाद कुछ ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो थे, उन्होंने कहा कि अछूतों ने पानी छू लिया कि सारा तालाब गंदा हो गया है। तो उन्होंने उसको शुद्ध करने के लिए क्या वैज्ञानिक विधि अपनाई, वो एक मजाक उपहास का पात्र है। उन्होंने कुछ 108 घड़े मंगवाए। उन घड़ों के अंदर दूध दही घी मक्खन आदि, ये तो चलो ठीक है, ये तो डाले, लेकिन उसके बाद में गौमूत्र और गोबर उनमें डाला और उसको एक शुद्ध पदार्थ मान करके उस तालाब को शुद्ध किया, उसमें मंत्रों का उच्चारण किया। तो ये सारी की सारी मानसिकता उन्हें कहाँ से मिली थी? मनुस्मृति से मिली थी, पुराने शास्त्रों से मिली थी। तो जड़ जो है वो पुराने शास्त्र है। इसलिए बाबा साहब ने उसके बाद में दूसरा भी आंदोलन किया। वो दिसंबर के अंदर मनुस्मृति को जलाने के लिए किया था और बाबा साहब ने दुनिया में ये पहला आंदोलन किया था पानी के लिए। तो ये दिन बहुत ही आज का महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन सभी जैसे आपने बताया कि आंदोलन किया,
तो उस टाइम पर वो कानून भी है जो मैंने पढ़ रहा था, फिर इसके खिलाफ वो कानून भी बना। हाँ, अंग्रेजों ने कानून भी बनाया। कानून तो बना दिया था, लेकिन कानून बनने से नहीं होता जब तक लोगों की मानसिकता चेंज नहीं होती। कानून तो अभी काफी है, दहेज के प्रति कानून है, कहीं भी दहेज के केस होते हैं, छुआछात के केस भी होते हैं। आज भी दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, इंदर बेगवाल को पानी नहीं पीने दिया, आज भी होता है। कानून तो है, तो कानून तो था, लेकिन लोगों का मन नहीं बदल रहा था। अब क्या है कि स्वर्ण मानसिकता वाले लोगों के अंदर भी, स्वर्ण कहे जाने वाले लोगों के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं और प्रयास करते हैं कि छुआछूत कम हो। लेकिन फिर भी कुछ ब्राह्मणवादी सोच के लोग इस व्यवस्था को। सर आप बार बार ब्राह्मणवादी कह रहे हैं, तो ब्राह्मणवादी का मतलब क्या होता है? ब्राह्मणवादी का मतलब ये है कि जो जन्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं वो है ब्राह्मणवादी। तो वो उस अनुसूचित जाति में भी हो सकते हैं, बैकवर्ड क्लास में भी हो सकते हैं ब्राह्मणवादी लोग, मानसिकता वाले लोग। मानसिकता लोग जो जात पात के कारण ऊंच नीच समझते हैं, जो योग्यता के कारण नहीं, जात पात के कारण ऊंच नीच की जो सोच रखते हैं, वो है ब्राह्मणवादी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ब्राह्मणों में नहीं, छोटी कास्टों में भी हो सकती है। एक कास्ट दूसरी कास्ट को छोटा समझती है और जो धूम पाखंड में विश्वास रखती है उसको करती है। अच्छा, तो बगल में हमारे साथ दक्षा बैठे। एक मिनट जो है, मैंने जो है उसके ऊपर बाबा साहब के ऊपर एक पुस्तक। सर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, बीच में मैं एक बार हमारे साथ दक्षा बैठे हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ, फिर इस पुस्तक पर भी आएंगे। ये आप देख सकते हैं बाबा साहब संघर्ष के प्रतीक। मास्टर जी सुंदरलाल जी हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं बाबा साहब से लेकर भी, जो सामाजिक जो चिंतकों पर भी और समाज के मुद्दों पर इन्होंने बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। और इनकी जो पुस्तकें लिखते हैं ये तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो गुरुजी सुंदरलाल जी हैं, आप इनसे अभी चर्चा चल रही थी आपके आने से पूर्व, आपने कहा कि मैं इनसे पढ़ा लिखा हूँ, इन्हीं के डंडों खाकर मैंने न्याय, समानता और बंधुत्व का पाठ पढ़ा है। तो आज जो है 20 मार्च का दिन है, जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिवस है, तो इस दिवस पर भी आप अपनी टिप्पणी दीजिए। ऐसा मोदी गुरु जी बोल चुके हैं, और मैं तो इसको दिवस नहीं मानता। अस्पृश्यता के खिलाफ जी जी भारतवर्ष में इससे बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता। जी जी। और जो महानायक बड़े बाबा साहब, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, इस आंदोलन से बाबा साहब की एक बहुत बड़ी छवि पूरे हिंदुस्तान में बनी। जरूर के ऊपर भी इतना बड़ा बोले आयोग ने ये प्रस्ताव पास करवा दिया था। कौन से आयोग सर? एसके बोले, एसके बोले कि कोई आयोग बना अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेज हुकूमत के दौरान। हाँ, अंग्रेज हुकूमत ने इसके ऊपर कानून बना दिया था कि भाई कोई भी तालाब हो, कोई नदी हो, कोई जहाँ भी पेयजल उपलब्ध हो, वहाँ सब लोग पानी पी सकते। लेकिन इतना भयंकर ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी महाराष्ट्र में, ये कोंकण के आसपास का क्षेत्र था। सर केवल महाराष्ट्र में थी या पूरे देश में थी? जब महाराष्ट्र में उस समय बहुत ज्यादा थी, आज भी महाराष्ट्र में है। नहीं, अभी भी सर, जैसे मान लो आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, आप हम जो हमारा आज बात कर रहे हैं, राजस्थान में भी है इस तरह की, राजस्थान में भी है, और जो गुजरात है, गुजरात वगैरह सारे पूरे भारतवर्ष में ये हालात तो थे ही। जी जी। लेकिन जहाँ ये आंदोलन हुआ, इसका मतलब आंदोलन वही होता है जहाँ स्थितियाँ ज्यादा खराब होती है, समझिए। तो वो कोंकण के आसपास के क्षेत्र में इतना भय था हमारे दलित भाइयों के अंदर कि कानून बनने के बाद भी वो उस तावदार तालाब के अंदर पानी नहीं पी सकते। जी। तो बाबा साहब ने सोचा कि इनके अंदर हमें क्रांति उठानी पड़ेगी। तो बाबा साहब उस टाइम विदेश से पढ़कर आ गए शायद, है ना? बाबा साहब आ गए थे, तो बाबा साहब ने बड़ा फैसला लिया। जी जी। कोंकण के आसपास के क्षेत्र के जितने भी गांव थे, उन दलित बस्तियों में जाके छोटी छोटी मीटिंगें करना शुरू, लोगों को जगाया, लोगों को समझाया। जी जी। और फिर ये दिन आया 27 का, तो आप देखिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था का एक प्रारूप मैं आपको दिखाता हूँ कि जब सबको पता लग गया कि 50,000 से भी ज्यादा आदमी बाबा साहब के साथ इस आंदोलन में आएंगे, 50,000 से ज्यादा लोग थे, तो वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी जमीन भी नहीं दी सभा करने के लिए। जी जी। तो एक मुस्लिम ने आगे बढ़ करके बाबा साहब को अपना खेत दिया, जहाँ वहाँ सभा हुई। सबसे पानी पी लिया, तो अगले दिन उन लोगों ने कितनी बड़ी व्यवस्था, कहीं गोबर ला रहे, कहीं घी ला रहे। अरे हवन करने से जल का क्या मतलब है?
हवन करके कोई आदमी जल को शुद्ध कर सकता है। जल को शुद्ध तो हम फिटकरी से कर सकते हैं। और फिर एक जाति मानव जाति द्वारा पानी पीने से पानी अशुद्ध हो जाएगा। बड़ी बुरी स्थितियों में बाबा साहब ने आंदोलन किया। मैं आज के दिन बाबा साहब को स्मृति में, अपनी स्मृति में उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कहीं दुनिया में कहीं दूसरा बाबा साहब पैदा हो जाए तो आज की वर्तमान परिस्थिति, आज पश्चिमी राजस्थान में ऐसे ही हालात है। आज भी वहाँ अछूतों के, दलितों को इसी स्थिति में जीना पड़ रहा है। तो मनोज जी, एक बाबा साहब को दोबारा से उत्पन्न होना पड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे गुरुदेव हैं, चाहे वो हों। अभी भी देश के अंदर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समूल नाश के लिए हमें अपने जीवन को आहुत करना पड़ेगा। देश के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है, और 75 वर्ष से भी हो गया, और इस आंदोलन को 99 अगले साल हम शतक की तरफ इसकी शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो किस तरह की क्या आवश्यकता रहेगी, कैसे क्या रहेगा ये बताइए। अब ऐसा जी, कानून तो अभी गुरु जी बता रहे थे, संविधान भी लागू हो गया, कानून बनते हैं, लेकिन कानूनों का पालन कराने वाली सरकारों की क्या नियत है, डिपेंड उस बात को करता है। अब सरकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को लेकर चलेगी तो आप कहाँ कल्पना करोगे। इसके लिए तो बाबा साहब पैदा होने पड़ेंगे, इसके लिए क्रांतिकारियों को पैदा होना पड़ेगी। और जिस प्रदेश में जिन हालातों में लोग जी रहे हैं हमारे दलित भाई, उनके अंदर जागृति पैदा करनी पड़ेगी। खुद के अंदर जागृति पैदा होना ही सबसे बड़ा कानून है। जब हम अपनी मानसिकता बदल लेंगे कि हम जन्म से किसी भी प्रकार से अछूत नहीं है, और हम अपने आप को जिस दिन श्रेष्ठ मानने लग जाएंगे, दिन दुनिया को ताकत नहीं। सर, आपने बात कही नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम तो मान ले, लेकिन समाज का दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो उसमें क्या होगा भाई। इस तरह के आंदोलन सरकारों को, प्रशासन को, शासन को एक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। जो NGO है उनको सभाएं करें, ताकि सरकारों की जिम्मेवारी है ये, लेकिन अगर सरकार जिम्मेवारी से दूर हटे तो फिर हमें और आपको कुछ करना पड़ेगा, जनता को स्वयं भी कुछ करना पड़ेगा। तो अब हमें ये चीज़ देखनी है कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं। उन्होंने तो इतना बड़ा आंदोलन चावदार तालाब का किया। अरे ये तो चावदार तालाब में 50,000 लोगों के साथ पानी पिलाने का हक दिया। क्या हम 2, 4, 5 लोगों का जीवन शैली नहीं बदल सकते? क्या हम उनके अंदर क्रांति पैदा नहीं कर सकते? हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। और मैं तो बाबा साहब को अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। आपके स्टूडियो में बोल रहा हूँ सब कुछ। जी सर, आप बाबा साहब के साथ साथ जितने भी जो समाजवादी सोच के व्यक्ति रहे, आप जब पढ़ाई करने के बाद, PhD करने के बाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जनजागृति मंच के बैनर तले आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और अभी भी जो समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं, देश में समाजवाद लागू हो, प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो नीचे तक गहरी जाएं देश में, इसके लिए भी आप बराबर काम करते रहते हैं। मेरा तो जीवन जो है कि मैंने नेताजी सुभाष को पढ़ा। नेताजी सुभाष के आसपास जितने भी उनके पीएस होते वो कोई एक जाति के विशेष के लिए एक धर्म के नहीं। मैंने पढ़ा है, मुसलमान भी उनके बहुत नज़दीक के जाल रक्षक होते थे, और SC के लोग भी थे, जाट भी थे। तो हमने तो उनके जीवन को पढ़ा है। हम आजकल की ये एक जो व्यवस्था चल रही है कि हिंदुज़म काहे का हिंदुज़म। नेताजी सुभाष को पढ़ो, पता लगेगा। ये हिंदुज़म के पीछे राष्ट्रवाद की भावना खत्म हो जाती है। मैंने डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, बढ़िया का लड़का है, क्या जरूरत थी उसको है। बोलो हमारी 2 बात मोटी मोटी और सबको मिले इज्जत और रोटी, इस विचार के आदमी है। तो सर, आपने नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर समाजवादी नेताओं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल भी यहाँ तक की बात बताई, लेकिन जो आज का मूल विषय है जो है ना, महाड़ दिवस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी सर ने भी महाड़ दिवस पर एक पुस्तक लिखी है, तो सर उस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन से पेज पर क्या आपने शायद वो काव्य संग्रह के रूप में लिखा है, कौन सी वो जो पुस्तक आपने लिखी है कौन से पेज पर है आपकी, और उसकी 2 पंक्तियां हमारे श्रोताओं को बोलकर बताइए। मैंने बाबा साहब की संघर्ष के ऊपर एक किताब लिखी है। इसका नाम है संघर्ष के सर ऊपर थोड़ा सा इस पर दिखाइए। संघर्ष के प्रतीक बाबा साहब। जी। और ये किताब 2 भागों में है। पहले भाग में बाबा साहब द्वारा जो उनकी आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा, उसको काव्यात्मक रूप दिया है। और दूसरे भाग में जो भी उनकी संघर्ष की कहानी थी, जो भी उनका चरित्र था, उसको मैंने काव्यात्मक रूप देने की कोशिश की है। इसमें महाड़ आंदोलन भी एक
कविता है, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ करके सुनाता हूँ आपको, सुनिए। सर थोड़ा सा तेज बोलना। याद करते हैं जब विधि बाबा की कहानी को, रोक पाते नहीं लुढ़कते आंखों के पानी को। लोग रखते बचाकर व्यक्त सा अपना बुढ़ापा भी, लोग रखते बचाकर व्यक्त सा अपना बुढ़ापा भी, लुटाया भीम ने परहित में सुंदर सी जवानी को। नहीं तालाब का पानी था पीने योग बिल्कुल भी, नहीं तालाब का पानी था पीने योग बिल्कुल भी, मगर बस भीम ने तोड़ा था एक बंदिश पुरानी को। गिनाए जा नहीं सकते कर गए काम जो बाबा, बुला पाना बड़ा मुश्किल है उनकी मेहरबानी को। सुरक्षित हम सदा रखें यही है फर्ज हम सबका, समझकर कीमती सबसे भीम की हर निशानी को। विश्व है आज नतमस्तक हौसला जानकर उनका, लड़े जो न्याय की खातर बिठाकर सर पे अली को। दिला अधिकार मजलूमों को बख्शा था नया जीवन, बदल कर ऐस वस्त सी व्यवस्था मानस सिखाने को। ये भीम साहब की महाड़ आंदोलन के ऊपर लिखी, और इसी प्रकार से और उनके बहुत से संघर्ष के जो काम है उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इसको पढ़ने की कोशिश करें। थोड़े समय में भी आपको बाबा साहब के बारे में काफ़ी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने धनंजय खीर, शशि थरूर साहब, अरुण दत्ते, सविता अम्बेडकर आदि, सोनलाल जी और जो भी उनके संपर्क में थे उन सबको पढ़ कर के मैंने ये पुस्तक लिखी है। मनोज जी स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समय समय पर हम इसी प्रकार से बाबा साहब के बारे में जानकारी देते रहेंगे। सर अभी आपने जो 20 मार्च 1927 को जो महाड़ आंदोलन चलाया, आपने डॉक्टर जितेंद्र पाल जी ने बड़ा विस्तारपूर्वक से बताया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो महाड़ सत्याग्रह सिर्फ पानी पीने का अधिकार नहीं था, बल्कि एक सम्मान, समानता और मानवाधिकार की लड़ाई का प्रतीक था। इस आंदोलन ने आगे चलकर दलित आंदोलन को मजबूत किया और सामाजिक सुधार की एक नींव रखी। आज जब हम समानता और अधिकारों की बात करते हैं तो महाड़ सत्याग्रह हमें याद दिलाता है कि बदलाव संघर्ष से आता है। तो आप दोनों बड़े महानुभाव हमारे स्टूडियो में आए और इस महत्वपूर्ण जानकारी पर आपने विचार साझा किए, आपका शुक्रिया।